नमस्कार दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की पूरा होने के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। ये भी हमारे करीबन 10 एक दिन ले लेगी आराम से, और मुझे समय का कभी परवाह नहीं है, क्योंकि ये आगे की 3-4 टॉपिक ही बड़े हैं। वैदिक सभ्यता निकलने के बाद फिर कोई भी टॉपिक इतना बड़ा नहीं चलने वाला, ठीक है। तो इसको हम बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, फर्स्ट पेपर का जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आधुनिक भारत जहाँ चल रहा है, वो सेकंड पेपर में सेम रहने वाला है। इसलिए आप अभी से आधुनिक भारत के वो वीडियोस अच्छी तरीके से नोट करते जाएं। मैंने कई बार पहले भी बोला है कि आधुनिक भारत जिस दिन पूरा होगा उसके बाद मुझे महज 20 या 25 वीडियो ऐड करते ही आधुनिक भारत पूरा हो जाएगा। और मैं एक साथ वीडियो सारे डालूंगा, फिर आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो 30 जनवरी तक प्राचीन और आधुनिक दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप आधुनिक भारत की वीडियो अभी के साथ साथ चलते रहिए, फिर 25-30 वीडियो जो एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक है वो वीडियोज़ अपन बाद में जब ऐड करेंगे तो उसको करते ही आपका आधुनिक भी पूरा हो जाएगा और प्राचीन भी पूरा हो जाएगा। फिर अपन केवल मध्यकाल पे आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो करते रहिए आप। अब जब कभी ऐसे आधुनिक का वीडियो नहीं आता है तो प्राचीन का वीडियो, तो फिर आप ऐसे ना सोचें कि आज वीडियो नहीं आया। आप आधुनिक का तो करते रहिए, एक वीडियो तो डेली आएगा ही आएगा, ठीक है। मेरा प्रयास तो यही है कि मैं रेगुलर 2 वीडियो दे रहा हूँ। जनरली बीच बीच में थोड़ा एक आधा वीडियो इधर उधर होता है, क्योंकि 2 क्लास है, थोड़ी टाइम पे प्रिपेयर करने में समय लग जाता है, क्योंकि दोनों सिलेबस कॉमन है, ठीक है। तो आप ऐसे मत समझना कि केवल फर्स्ट पेपर का ही आ रहा है, वो वीडियो सेकेंड पेपर में एज इट इज़ काम आएगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से देख लेना। तो आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की, वैदिक सिविलाइजेशन, और इससे हमारे करीबन 2 से 3 प्रश्न जो है वो फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में सामाजिक में भी आते हैं, और बाकी और भी बहुत सारी जगह, इवन ये तो रीट में भी है कोर्स में। ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जहाँ पे ये नहीं हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, अवधारणा समझेंगे, और कंसेप्ट हम देखेंगे वैदिक सभ्यता का थोड़ा सा परिचय, फिर इसका स्वरूप देखेंगे, और फिर इसके निर्माता, इसका विस्तार, इसका कालक्रम, ये सारी बातें हम देखने वाले। स्वरूप और परिचय एक साथ ही देख लेंगे। फिर हम वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता इतिहासकारों के अनुसार 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में रही, 600 ईसा पूर्व के बीच में रही थी, ठीक है। तो ये 600 ईसा पूर्व के बीच में, तो इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। 1500 से 1000 के बीच में बांटा जाता है पूर्व वैदिक काल, इनमें अंतर क्या है ये भी मैं बताऊंगा आपको। और 1000 से लेकर और 600 के बीच में बांटा जाता है उत्तर वैदिक काल। फिर हम इनकी विशेषताएं भी देखेंगे, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक विशेषताएं, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे भी आएंगे, ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे भी आएंगे। हम तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे इसका, और लास्ट में देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, जिसमें बोगसगाई, किक्की, वो सारे अभिलेख देखेंगे, मृदभांड देखेंगे, और फिर आएंगे साहित्यिक स्रोत, जिसमें आपके वैदिक साहित्य पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अपन 3 आयामों पर चर्चा करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं बढ़िया तरीके से। चर्चा ही नहीं होगी बल्कि डिटेल स्टडी करने वाले हम वैदिक काल की। जिस तरह से हमने बड़े आसान तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को किया है, वैसे के वैसे हम वैदिक काल को भी करने वाले हैं। आप अच्छे से समझते जाना। जनवरी फरवरी तक फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी संभावनाएं बन रही है अब, ठीक है। जनवरी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी में वैकेंसी आ जाएगी, तो फरवरी फॉर्म भरने में जाएगा। मेरा टारगेट ये है कि फॉर्म वॉर्म भराएँ करें, परीक्षा की डेट आए तब तक हम सिलेबस का 90% कर लें, फिर दूसरे लोग तैयारी शुरू करेंगे और आप लोग रिवीजन शुरू करोगे और प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, ठीक है। साथ साथ में चलते रहना, पेंडेंसी मत रखना। अगर पेंडिंग रह गए वीडियोस तो फिर आप कर नहीं पाओगे। अगर आप लेट जुड़े हैं तो डेली आप 2 से 3 वीडियो करना। तो टोटल मैं बता देता हूँ, पूरे फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो 270 अंकों का जो मैटर है, उसमें हमारे कम से कम 300 वीडियो बनेंगी, और मैक्सिमम इतने ही बनेंगे, 320-30, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप 300 वीडियो मान के चलिए। डेली अगर 2 से 3 वीडियो करते हो, तो अगर 3 वीडियो डेली करते हो तो आपको 3 महीने में आप काम कर लोगे। जैसे आज आपने कोर्स खरीदा है, ठीक है, तो अगले
मतलब आप यूँ मानिए कि 3 महीने में आप पूरा काम कर लोगे, ठीक है। अगर 3 वीडियो डेली करते हो तो, अगर 2 वीडियो करते हो डेली तो निश्चित रूप से आपको 5 महीने लग जाएंगे। आज करते हो तो अभी अप्रैल तक काम पूरा हो पाएगा आपका, ठीक है। मैं पूरी वीडियो बता रहा हूँ। तो कम से कम तो आपको 2 करने ही करने हैं, मैक्सिमम आप 3 कर सकते हो, इससे ज़्यादा फिर आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि 3 वीडियो का मतलब है कि 4 घंटे, 4 घंटे की वीडियो है तो 4 घंटे की वीडियो मज़े से आपके 8 घंटे लेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि 7 से 8 घंटे बैठोगे तब आपकी 3 वीडियो बढ़िया तरीके से तैयार होंगी, तो फिर आपको ये बाकी टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो वैसे मैंने स्ट्रेटजी बता रखी, उस हिसाब से आप काम करते रहोगे तो ज़रूर भी नहीं है, तो 2-3 वीडियो करते रहना, मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा आपको, ठीक है। तो हाँ, बात शुरू करता हूँ मैं। कुछ बच्चों के मैसेज आते, सर अब मेरे से इतना कैसे हो पाएगा, तो मैं उनके लिए बता दूँ अभी कुछ भी नहीं बीता। आप देखना अभी तक तो फरवरी तक बच्चे जो है वो बैच से जुड़ेंगे, और डेफिनेटली वो बच्चे आगे यूँ कहिए कि 3-4 महीने में कोर्स पूरा करेंगे। तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, ये सोचने में अगर समय गुजार दोगे ना कि पूरा कब होगा, तो पूरा होगा भी नहीं। इसलिए कहता हूँ कि सोचिए मत, मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाना सबसे मुश्किल होता है विद्यार्थियों। सबसे मुश्किल काम कोई चीज़ होती है तो वो होती है पहला कदम। अगर वो बढ़ा लिया ना और काम करना शुरू कर दोगे तो हज़ारों सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये है कि इन सवालों में ना फंसें, काम शुरू कर दें, तो धीरे धीरे 1-2 महीने में चीज़ें सारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका परिचय। परिचय और स्वरूप दोनों एक साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि इसका स्वरूप इतना लंबा चौड़ा है नहीं। अगर अपन परिचय की बात करें तो परिचय व स्वरूप दोनों पॉइंट एक साथ ले लेते हैं। तो हुआ क्या था कि जैसे ही हड़प्पा सभ्यता खत्म होनी शुरू हुई, लगभग 1700 के आसपास, 1700 ईसा पूर्व के आसपास, वैसे वैसे ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता शुरू हो गई, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति 1750 के आसपास मानी जाती है, 1700 के आसपास, और 1500 में वैदिक सभ्यता का आरंभ माना जाता है, ठीक है। अब वैदिक सभ्यता के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता के जो संस्थापक थे, इस सभ्यता को जो शुरू करने वाले थे, वो आर्य लोग थे। अब यहाँ पे कोई आर्य जाति नहीं है, आर्य कोई समुदाय नहीं है, आर्य कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आर्य एक गुण सूचक शब्द है जिसका तात्पर्य है श्रेष्ठता से। तो आर्य उन लोगों को माना जाता है जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को एक प्रकार से बाकियों की तुलना में अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। तो जो गुणों में श्रेष्ठ हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, उनको आर्य कहा गया है, ठीक है। तो आर्य जो है ये अपने आप को यूँ कहिए कि श्रेष्ठता शब्द का द्योतक है, या यूँ कहिए कि गुणवाचक है। इसमें किसी भी प्रकार की जाति या किसी भी प्रकार के समुदाय धर्म का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, पहली चीज़। तो ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने वैदिक सभ्यता स्थापित की थी, इसलिए इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा नाम है विद्यार्थियों इसका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता की जो जानकारी विद्यार्थियों, वो जानकारी हमें मिलती किससे है? वो जानकारी हमारे को मिलती है वेदों से, ठीक है। वेदों से जानकारी मिलने के कारण इसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। देखो, दो बातें हैं। पहली बात ये कि वेद, जो 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्व, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो मैं कई बार कॉलेज के बच्चों से सवाल पूछता हूँ एक कि वेदों में वैदिक सभ्यता लिखी हुई है या वैदिक सभ्यता में वेद लिखे गए? तो मोस्टली बच्चे यही कहते हैं, सर वैदिक सभ्यता के अंदर वेद लिखे गए। मतलब अगर उन बच्चों की बात मानूं मैं, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में वेद लिखे गए। तो फिर मैं वापस यही सवाल करूं, उन बच्चों से करता हूं, अच्छा तो इसका मतलब वैदिक लोग लिपि से परिचित थे, लिखना जानते होंगे? तो कहते हैं हाँ सर, लिखना जानते थे।
क्योंकि कॉलेज के बच्चे इतना ज़्यादा नहीं सोचते जितना हमें सोचना पड़ता है। अच्छा लिखना जानते थे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, फिर मैं बच्चों को कहता हूँ, इंटरेस्टिंग बात ये कि बेटा वैदिक लोग लिपि से परिचित नहीं थे। जब वो लिपि से परिचित नहीं थे तो लिखा कैसे? लिखा ही नहीं उन्होंने। तो सर वेद कब लिखे गए? बच्चे वापस क्रॉस प्रश्न करते हैं। तब मैं कहता हूँ बेटा वेद जो है ये वैदिक काल में माने गए थे, लेकिन ये श्रुति साहित्य के रूप में थे। मतलब गुरु अपने शिष्यों को बताता था, शिष्य अपने शिष्यों को बताता था, ऐसे करके सुनने के द्वारा, स्रोत साहित्य के द्वारा श्रुति साहित्य के रूप में वेद आगे बढ़े। और फिर जब लिपि का ज्ञान हुआ मनुष्य को, तो फिर इन वेदों का धीरे धीरे संकलन किया गया और गुप्त काल तक आते आते अंतिम रूप से वेद संकलित हुए। ठीक है, 26 प्रकार की शैलियाँ यूज़ की गई है। ऐसा माना जाता है कि 26 वेद व्यास हुए होंगे जिन्होंने वेदों का संकलन किया है, जिसमें महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास सबसे अहम माने जाते हैं। तो वेद जो लिखे गए, यह वेद विद्यार्थियों बाद में लिखे गए थे। पहले वैदिक लोगों को लिखने का कोई ज्ञान नहीं था। अब बात ये आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? फिर वैदिक सभ्यता इसलिए कहते हैं, इस बेस पे कहते हैं कि वैदिक सभ्यता का जिक्र जो हमें मिलता है वो वैदिक साहित्य में मिलता है, हमें वेदों से प्राप्त होता है। और वेदों में लिखा हुआ होने के कारण, वेदों में उल्लेखित होने के कारण हम इस पूरी सिविलाइजेशन को वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर अपन देखें तो उसका उल्लेख किसी साहित्यिक स्रोत में नहीं है। उसकी जानकारियों के लिए हमारे को पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि हड़प्पा काल में लिखा तो गया लेकिन उनकी लिपि हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता जो है इसकी जानकारी के मोस्टली सोर्स कौन से? लिटरेरी सोर्स है, साहित्यिक स्रोत है। और साहित्यिक स्रोतों में भी हमारे पास में वैदिक साहित्य है, और वैदिक साहित्यों में ऐसी सभ्यता का जिक्र है। इस सभ्यता के जिक्र के कारण ही हम इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। बाकी इसका क्या नाम है हमें कुछ भी नहीं पता। वेदों में लिखा गया है कि आर्य लोग थे, ये सप्त सैंधो प्रदेश नदियाँ थी, ये वरुण देवता थे, या ये इंद्र थे, या ये अग्नि थे, या आपके ब्रह्म ऋषि प्रदेश था, या दशरागी युद्ध था, या फिर कोई भी पॉइंट ले लो आप। स्त्रियों के ये गहने होते थे, पुरुष इस प्रकार से रहते थे, राजा ये होता था, ये यज्ञ करवाता था। ये सारी बातें किस में लिखी है? वेदों में लिखी है। तो जब वेदों का अध्ययन हुआ मैक्स मूलर के द्वारा सबसे पहले, और बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, तो वेदों का जब अध्ययन किया गया विद्यार्थियों, तो अध्ययन करने के बाद हमारे विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये किसी न किसी बड़ी सभ्यता का उल्लेख कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? देखो इतिहास में क्या होता है कि जब किसी सभ्यता का, किसी चीज़ का उल्लेख लिटरेरी सोर्सेस में आता है, साहित्यिक स्रोतों में आता है, तब हमारा काम ये होता है कि हम उस साक्ष्य को जो साहित्यिक स्रोतों में लिखा है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम पुरातात्विक स्रोतों से मेल करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि उसने लिखा कि दशरागी युद्ध हुआ था। अब ये तो है साहित्यिक स्रोत जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा हुआ है। फिर हम क्या करते हैं? हमारा फिर आगे काम ये होता है कि हम लोग उस स्थान पे जाके खुदाई करें जिस स्थान का जिक्र वहाँ पुरुषनी नदी का किया गया है। तो रावी नदी के किनारे पे अगर खुदाई होती है और वहाँ से हमें कुछ प्रमाण प्राप्त हो, तो हम ये मानते हैं कि साहित्यिक स्रोत भी इस बात को कह रहा है और पुरातात्विक स्रोत इस बात को प्रमाणित कर रहा है। जब दोनों बातें सेम हो जाती है, इसका मतलब ये साहित्य ने जो भी लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। तो हमारा यहाँ पे कहने का सेंस ये है, कहने का मतलब ये है कि जिस वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों, जिस वैदिक सभ्यता के बारे में हम समझने जा रहे हैं, ये सारी वैदिक सभ्यता, ये पूरा जो क्षेत्र आप नाम देख रहे हो, ये सारा क्षेत्र वैदिक सभ्यता का क्षेत्र है। और इसके हमें सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेस मिले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद वगैरह, इनमें इनका उल्लेख मिलता है। इसलिए हम इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। और इन्हीं वेदों में लिखा है कि इस सभ्यता की स्थापना जो है, इस सभ्यता के लोग आर्य थे, मतलब इसलिए हम इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, दूसरी बात। तीसरी बात देखिए क्या हुआ। अब हुआ यूँ कि साहित्यिक स्रोतों ने तो लिख लिया,
अब इन साहित्यिक स्रोतों को प्रमाणित करने के लिए भाई, क्योंकि साहित्य में कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि उन्होंने कल्पनाएं कर ली, हो सकता है उन्होंने कुछ एक प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण लिख लिया हो, पूर्वाग्रहित लिख लिया हो, कुछ एक्स्ट्रा लिख लिया हो। तो फिर अगर पुरातात्विक स्रोत से उसकी समीक्षा करते हैं, उसकी तुलनाएं करते हैं और अगर हमें ऐसा मिल जाता है तो हम मानते हैं कि साहित्यिक स्रोतों ने ठीक लिखा है। तब हुआ यूँ कि जब वैदिक साहित्य में वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिली कि ऐसी एक सभ्यता थी भारत में, तब दिक्कत ये आई कि अब इसका कालक्रम क्या तय करें, हड़प्पा सभ्यता से पहले रखें कि हड़प्पा सभ्यता के बाद में रखें। क्योंकि जितने भी वेस्टर्न हिस्टोरियन रहे, साम्राज्यवादी, जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर आधारित थे, इन लोगों ने मोस्टली सभी ने यही कहा कि यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद भी होगी। ठीक है, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यह सभ्यता हड़प्पा से पहले भी होगी। तो अब पहले भी कि बाद में भी, इसके बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता, सब अनुमानों पर आधारित है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, एक अविकसित सभ्यता थी और बाद में धीरे धीरे विकसित होकर हड़प्पा सभ्यता का रूप ले लेती है। तो कई तो विद्वान ये मानते हैं कि वैदिक सभ्यता हजारों लाखों साल पुरानी है और कुछ ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद भी। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे समझिए। फिर विभिन्न स्थानों पर जब स्टार्टिंग में खुदाइयाँ हुई तो हमें ऐसे कोई प्रमाण मिले नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो केवल साहित्यिक स्रोत के उल्लेख के बेस पे हमें पढ़ाया गया। अब पता ही नहीं था कि इसका कहीं पुरातात्विक स्रोत जब तक नहीं मिलता तब तक हम उस बात पे विश्वास कैसे कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे खुदाइयाँ बढ़ती गई। अभी बीच में कुरुक्षेत्र, सोनोली है आपके यूपी के अंदर, सोनोली, कुरुक्षेत्र, इस सारे इलाके में, यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र के अंदर यहाँ पे कई सारी जगह पे कई सारे प्रमाण मिले। सोनोली से पूरे सोने का रथ मिला है, वहाँ पे युद्ध करती हुई महिलाएं पुरुषों के एक प्रकार से मूर्तियाँ मिली हैं और वो सारी बातें प्रमाणिक हो रही है जो ऋग्वेद में लिखी गई थी। सोनोली से पूरा भंडार प्राप्त हुआ है। अब विद्वान लोग कह रहे हैं कि अगर सोनोली की और खुदाई की जाए तो निश्चित रूप से वेदों की बातें सही हो जाती हैं। तो फिर हड़प्पा सभ्यता से कई हजार साल पुरानी सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में आज तक हमें जितनी भी जानकारियाँ मिली हैं, जो कुछ भी हम पढ़ने वाले, मोस्टली सारा का सारा साहित्यिक स्रोतों पर आधारित है। बहुत कम स्रोत हैं पुरातात्विक, वो भी पुरातात्विक स्रोतों में एक तो मृदभांडी है, बर्तन, जो कि हमारे को जो मिले हैं उन बर्तनों के बेस पे कुछ बर्तन मिले हैं। कुछ कुरुक्षेत्र हरियाणा के पट्टी में, सरस्वती नदी क्षेत्र में कुछ मिले हैं, अभी सोनोली में मिले हैं। 2 अभिलेख हैं वो आपके बेओगज कोई और वहाँ के मध्य एशिया के तुर्की के अंदर वहाँ मिले हैं, जिसमें भारतीय देवताओं के नाम लिखे हैं कि भाई हित्ती और मितन्नी वंशों के बीच में जब युद्ध हुआ तो उनकी संधि के साक्षी के रूप में ये मित्र, वरुण वगैरह, इंद्र वगैरह, ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, देवता मौजूद थे। ऐसे कुछ बात वहाँ पे लिखी हुई है। तो पुरातात्विक स्रोतों से न के बराबर जानकारी मिलती है सभ्यता की। इस सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है साहित्यिक स्रोतों से, और साहित्यिक स्रोतों में वैदिक साहित्य से, और विद्यार्थियों इसी कारण इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो अगर अपन इसकी परिचय की बात करें तो परिचय में हमें मुख्य रूप से क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। परिचय में हमें ये ध्यान रखना है कि इस सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे और इन आर्य व्यक्तियों ने, या यूँ कहिए कि इससे भी पहले हम ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। वस्तु स्थिति क्या है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। यहाँ पे नए रिसर्च आएंगे, करेंगे, हो सकता है कि कुछ जैसे कि बीबी लाल महोदय ने कहा कि अगर सोनोली की खुदाई हो तो पूरे भारत के इतिहास का जो एक लंबा सा कंसेप्ट वापस चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर इतिहास लेखन की वापस ज़रूरत होगी हमें, क्योंकि सोनोली से जो कुछ मिल रहा है ये काफ़ी कुछ थियरीज़ को, काफ़ी कुछ सिद्धांतों को एक प्रकार से खंडित कर रहा है, जैसे आर्य बाहर से आए थे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो मैं बात शुरू करूँ उससे पहले थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। अब 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि इस सभ्यता को आर्यों ने बसाया था और इस सभ्यता के अंदर जो आपके इसका जो जानकारियाँ है वो हमें साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। तीसरा पॉइंट वापस यहाँ पे ये उठता है कि आर्य लोग थे कहाँ के, फिर बसाया तो आर्यों ने था, तो आर्य कहाँ के थे, क्या भारत के ही थे या बाहर के थे। यहाँ पे विभिन्न मतांतर वापस आ जाते हैं, कुछ 4 मत आते हैं यहाँ पे। कुछ लोग ये कहते हैं कि आर्य जो है वो आपकी भारत के ही रहने वाले थे, तो भारत में फिर कहाँ के थे।
तो किसी ने कहा सप्त सैंधव प्रदेश में रहने वाले थे, किसी ने कहा कश्मीर के रहने वाले थे, किसी ने कहा देवी का प्रदेश मुल्तान के रहने वाले थे, किसी ने राजबली पांडे ने कहा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अविनाश चंद्र दास ने और अविनाश चंद्र दास ने कहा कि सप्त सैंधव प्रदेश के थे। और आपके त्रिवेदी ने कहा कि ये इसके थे, मुल्तान के रहने वाले थे। और आपके एल डी कला ने कहा कि कश्मीर के रहने वाले थे। तो गंगानाथ झा ने कहा कि ब्रह्मपुत्र प्रदेश के रहने वाले थे। तो भारत के में कहाँ के रहने वाले थे, ऐसे कई सारे सिद्धांत आते हैं। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आता है कि यूरोप से आए थे। फिर यूरोप में जैसे पेनका, हर्ट वगैरह ये जर्मनी के लोग थे, इन्होंने कहा स्कैंडिनेवियन से आए थे। गाइल्स ने कहा कि हंगरी से आए थे। मतलब जैसा मन आया वैसा सभी ने बोल दिया। नेहरिंग और गॉर्डन साइल्ड ने कहा कि वहाँ से आए थे, रूस से आए थे, और ये यूरोप के कुछ प्रमाणिक थे। फिर आगे डैन्यूब नदी वाला बताया, गाइल्स ने बताया। फिर उसके बाद में तीसरा मत आया आपके आर्कटिक महासागर का, कि आर्कटिक से आए थे, महाद्वीप का, महासागर का, सॉरी, आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये हमारे तिलक ने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के अंदर। फिर चौथा मत निकला कि ये लोग जो है वो एशिया के ही थे, बट भारत के बाहर से आए थे, मतलब मोस्टली मिडिल एशिया से आए थे। फिर मैक्स मूलर ने कहा कि बैक्टीरिया प्रदेश से आए थे। पॉर्जिटर और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत से आए थे। ठीक है। बेकले ने कहा कि ये आपके पामीर के पठार से आए थे। ब्रेंडस्टाइन ने कहा कि किर्गिस्तान से आए थे। तो यहाँ पे कई सारे मतांतर निकले। ठीक है ना। जैसे जो जे रोड थे, रोड ने कहा कि बैक्टीरिया प्रदेश से आए थे। तो मध्य एशिया का जो ये सिद्धांत था रोड और इसका मैक्स मूलर का था। रोड ने सबसे पहले कहा था और मैक्स मूलर ने 1859 के आसपास इसकी पूरी व्याख्या की थी। तो आर्य थे कहाँ के, इस पर भी अभी कन्फ्यूजन चल रहा है। अब सिद्धांत यह दिया गया, इतिहास में ये लिखा गया कि आर्य बाहर से आए थे और घोड़ों के सहारे आए थे, सारे आदमी आए थे, औरतें नहीं आई थी, और औरतें थी भी नहीं इनके साथ में। जब ये इन क्षेत्रों में आए, यहाँ पे ये देखो इंडो आर्यन लिखा हुआ है, देखो आप, ये जब यहाँ आए इन क्षेत्रों में तो यहाँ पहले से अनार्य लोग रह रहे थे। अनार्य क्यों कहा गया? ऐसा माना जाता है कि आर्य जिनको स्वीकार नहीं करते वो सारे अनार्य हैं। आर्य ये मानते थे कि जो श्रेष्ठ है वो हम आर्य हैं, जो श्रेष्ठ नहीं है वो सारे अनार्य। फिर कहते हैं कि आर्यों ने इन सारे अनार्यों को पराजित किया। पराजित करने के बाद में आर्य आपस में लड़े। आपस में आर्यों के बीच में लड़ाई हुई, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण है आपके ये 10 रागी युद्ध हुआ। और इस प्रकार से आर्य भारत में स्थापित हुए और इन्होंने भारत में शासन करना शुरू कर दिया। तो ये सारी बातें थी इनके संबंध में, वैदिक सभ्यता के संबंध में। तो ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल, फिर इन दोनों का विभाजन हो गया लोहे के उपयोग के आधार पर मुख्य रूप से, क्योंकि ऋग्वेदिक कालिक लोग लोहे से परिचित नहीं थे। फिर लोहे की खोज हो गई थी, और लोहे की खोज हो गई आपके 1000 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, अंतरजी खेड़ा के अंदर यूपी में। उसके बाद में औजार चेंज हो गई। औजार चेंज होने के बाद में गंगा नदी का बड़ा इलाका के पौधे काटे गए। फिर इस कठोर मिट्टी को जोतने के लिए लोहे के हल बने। इस प्रकार से इस लोहे के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग गोमती नदी तक आगे है वो एक प्रकार से फैल गए थे। तो फिर उत्तर वैदिक काल की इकोनॉमी बदल गई। उत्तर वैदिक काल की एक प्रकार से राजनीति बदल गई, समाज बदल गया, इसका धर्म एक प्रकार से कई सारे परिवर्तन आए। इसलिए इतिहासकारों ने वैदिक काल को भी 2 भागों में बांट दिया, ऋग्वेदिक काल और आपके उत्तर वैदिक काल, जिसे हम कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बातें थी इसमें। वैदिक सभ्यता में करीबन आपके 900 वर्षों का इतिहास है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अब मैं बात को शुरू करूँगा और धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट नोट भी करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि आज अपन निर्माता तक पूरा कर लें। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले परिचय। अब परिचय में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? परिचय में हम सबसे पहले लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों पर
अवशेषों पर 1500 से 600 BC के मध्य रही सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य को हम पीछे पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है और इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता बोलते हैं। तो वैदिक सभ्यता कहने के पीछे कारण क्या है कि इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि वेद वैदिक सभ्यता के अंदर नहीं लिखी गई थी। वैदिक सभ्यता वेदों के अंदर लिखी गई है और वैदिक सभ्यता वेदों के अंदर बाद में लिखी गई है। ठीक है, पहले वेद बस ब्रह्मा के कहते मुख से निकले, फिर गुरु टू गुरु, गुरु टू गुरु टू शिष्य, गुरु टू शिष्य, ऐसे आगे से आगे बढ़ते गए। तो इसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। एक काम तो ये हो गया। दूसरा, इसका काल हो गया, नाम हो गया और ये बात होगी परिचय में। दूसरी बात, चूंकि इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि वेदों के अनुसार इसके संस्थापक आर्य थे। ध्यान से समझना, ये जो भी बातें आगे हम 5, 7, 10 दिन करने वाले हैं इन लेक्चर्स के अंदर, ये सारी बातें वेदों के हवाले से आई है। हम हर जगह लिखते रहेंगे कि वेदों के किस मंडल में, किस सूक्त में, कहाँ कैसा प्रावधान किया गया है। मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। जैसे ये 10 राग युद्ध का मेरे पास चित्र है। इसमें आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें, 33वें और आपके 83वें श्लोक में 10 राग युद्ध के बारे में लिखा गया है। तो मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी यहाँ लिखने वाले हैं, जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ वैदिक हवाले से हम पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे। कोई भी किताब ऐसी बात नहीं करेगा जो वेदों में नहीं है और मनगढ़ंत है। ठीक है, तो ये वेदों के हवाले से सारी चीज़ें आई हुई है। 10 राग युद्ध भी आता है ना, तो भी स्पष्ट रूप से ऋग्वेद के 7वें मंडल के आपका जो श्लोक संख्या 18, 33 और 83, इन तीनों में 10 राग युद्ध का जिक्र मिलता है। तो हमने उसको पाठ्य पुस्तकों में डाल दिया और हमने ये लिखा कि जब वैदिक आर्य आए तो वो सबसे पहले अनार्यों से लड़े, अनार्यों को पराजित किया, उनको दास बनाया। ये बात ऐसी लिखी नहीं है कि दास बनाया, लेकिन दास, दस्यु शब्द कई बार ऋग्वेद में यूज हुए। तो अब ये माना जाता है कि ये लोग निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय जो लोग थे, जैसे अपन मूल निवासी कहते हैं, इन मूल निवासियों को पराजित करके इनको अपना दास बनाया। और आर्य चूंकि अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और इन आर्यों ने यहाँ पर फिर आपस में जब लड़े तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है 10 रागी युद्ध। ठीक है, तो कुछ इंटरप्रिटेशन जो है, व्याख्याएं जो हैं, वो विद्वानों ने की है। तथ्य यहाँ से लिए हैं, तथ्य की व्याख्या विद्वानों ने की है। तथ्य तो महत्वपूर्ण है ही हैं। देखो, तथ्य जो है, आप जब कॉलिंगवुड को और ईएचकार को पढ़ते हो, हमने इतिहास दर्शन में पढ़ा भी था, तथ्य बोलता नहीं, उसको बुलवाना पड़ता है। तथ्य सिर्फ ये है कि 10 राग युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था ये बुलवाएगा इतिहासकार। तो तथ्य से ज़्यादा उसकी व्याख्या महत्वपूर्ण होती है। तथ्य सारे हमें वैदिक सभ्यता के मिल जाते हैं वेदों से। जैसे तथ्य मिल गया कि 10 राग युद्ध हुआ था, जिसमें 10 जन
पुरु के नेतृत्व में एक तरफ थे, विश्वामित्र के नेतृत्व में, और भरत जन के राजा सुदास त्रित्सु वंश का एक तरफ था। फिर ये जीता, ये हुआ, ये सारी बातें हुई। अब इंटरप्रिटेशन कौन करेंगे? इतिहासकार। तथ्य को बुलवाएगा कौन? इतिहासकार। तो कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी हम फैक्ट पढ़ने वाले हैं ये सारे के सारे वेदों के हवाले से आने वाले हैं। इसके संस्थापक आर्य थे। फिर आगे क्या हुआ? आर्य शब्द गुणवाचक है। जिसका तात्पर्य, जिसका अभिप्राय श्रेष्ठता से है। तो आर्य लोग स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, और आर्य, चूंकि ऐसा माना जाता है कि थियरी ये दी गई कि आर्य बाहर से आए थे और यहाँ के लोग जो थे वो मूल निवासी थे। फिर इन मूल निवासियों को, जिन्होंने आर्यों ने इन मूल निवासियों को अनार्य माना था, तो उन आर्यों ने इन अनार्यों को पराजित किया। पराजित करके इनके मूल निवासियों का जो क्षेत्र था, नेटिव पीपल्स जो थे, इनके क्षेत्र को अपने कब्जे में किया और इन लोगों को अपना दास बना दिया। और फिर दशरथ युद्ध के बाद में भरत जन का कबीला जब जीता तो ये क्षेत्र पूरा भारत कहलाया। ऐसी बातें हैं वो दी गई, एक ऐसी बातें इतिहास में लिखी गई है। तो इसके परिचय में हमें है वो इन 3-4 बातों का ध्यान रखना है, आर्य शब्द का ध्यान रखना है, और इस सभ्यता के बारे में इनके संस्थापक वगैरह कौन थे, सभ्यता का काल क्रम क्या रहा और किस प्रकार रहा, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये इसका एक बेसिक परिचय हो गया, इसका स्वरूप हो गया। अब हम बात करेंगे इसके आगे, इसके निर्माता कौन थे। देखो, निर्माता की जब बात आएगी विद्यार्थियों, तब आपके कई सारे मत निकल कर सामने आएंगे। अब हम निर्माता पर बात करेंगे तो यहाँ पर 3 मत मेन आते हैं। निर्माता में पहला मत आता है कि आर्य भारत के ही निवासी थे। दूसरा मत आता है कि आर्य बाहर से आए थे और आर्कटिक प्रदेशों से आए थे। तीसरा मत ये आता है कि आर्य यूरोप से आए थे। कहाँ से आए थे? यूरोप से। चौथा मत ये आता है कि आर्य है वो एशिया के अन्य भागों से आए थे, भारत के अलावा एशिया के अन्य भागों के वासी थे। तो आर्य लोग कहाँ के थे? इससे संबंधित सवाल परीक्षा में आता, सुमिलित कीजिए। जैसे आता तिब्बत का पठार, आर्कटिक क्षेत्र, हंगरी और स्कैंडिनेवियन, सामने सुमिलित करने में सवाल आता है सीधा हमारी परीक्षा में। अब इसको अपन थोड़ा मैप से समझते हैं। एक मत आएगा कि आपके आर्य जो है ये कहाँ के मूल निवासी थे, तो एक मत तो ये आएगा कि आर्य भारत के ही थे। कहाँ के थे? भारत के थे। एक मत तो ये आएगा। दूसरा मत साथियों ये आएगा कि आर्य जो है ये इस मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहाँ के? मध्य एशिया के या एशिया के अन्य भागों के आप कह दो, ठीक है। तीसरा मत ये आएगा कि आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे। कहाँ से आए? आर्कटिक प्रदेश से। चौथा मत ये कहेगा कि आर्य यूरोप से आए थे, ठीक है। आर्य कहाँ से आए? यूरोप से आए थे। बस कुछ मत ये भी कहते हैं, बस यूरोप के यूक्रेन से। एक मत ये भी कहता है कि आर्य जो है साइबेरिया से आए थे। बस भगवान की मेहरबानी से ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आर्य ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से आए थे या अफ्रीका से आए थे। बस रहेगा सारा का सारा मैटर इनके बीच में ही, ठीक है। कोई ये अब 4 मत रहेंगे, 1, 2, 3, 4। ये साइबेरिया रूस को हम इसमें यूरोप में ले लेंगे, ठीक है। यूरोप वैसे ही रूस और रूस जो है वैसे यूरोप और एशिया के बीच का हिस्सा ही है, इनके बीच में आ जाएगा। तो ये 4 मत आते हैं हमारे पास में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्य कहाँ से आए थे, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के संबंध में, ठीक है। तो अपन है वो नीचे आ जाते हैं अलग स्लाइड के ऊपर कि आर्य भारत के रहने वाले थे। आर्य कहाँ से? भारत के रहने वाले थे। ऐसा एक सबसे पहला मत यही आता है। नहीं, पहला मत तो ये नहीं था, पहला मत तो मध्य एशिया का था, आर्य भारत के थे। अब इसमें से हमारे पास कई सारे मत हैं। पहला मत ये कहता है कि आर्य जो है ये सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के? सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे।
कहाँ के रहने वाले थे? सप्त सैंधव प्रदेश के। इसको समझिए, ऋग्वेद के अंदर इस प्रदेश के लिए जो शब्द यूज किया गया है विद्यार्थियों, वो यूज किया गया देवकृत योनि। ऋग्वेद में क्या शब्द यूज हुआ इसके लिए? ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश के लिए देवकृत योनि शब्द का उपयोग किया गया है। सप्त सैंधव प्रदेश का तात्पर्य क्या है? सप्त सैंधव प्रदेश का तात्पर्य है यहाँ पर 7 नदियों का क्षेत्र। अगर मैं आपको इसमें से बताऊं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा छोटा हो गया, मैं इसको आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, इसके अंदर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये सतुद्री नदी, ये सरस्वती नदी, ठीक है, ऊपर से ये सिंधु नदी, ये वितस्ता नदी, ये अस्किनी नदी, ये पुरुषणी नदी और विपाशा नदी। ये हैं टोटल 7 नदियाँ, ठीक है। 7 में से एक सिंधु और एक सरस्वती, ये 2 नदियाँ, और सिंधु की 5 सहायक नदियाँ, टोटल 7 नदियाँ हो गई। इन 7 नदियों के बीच का जो ये क्षेत्र है, बिल्कुल योनि आकार का होने के कारण उसको देवकृत योनि माना गया है। और इन 7 नदियों के बीच ये आर्य मूल रूप से रहते थे। अविनाश चंद्र क्या कहते हैं? अविनाश चंद्र कहते हैं कि यहाँ पर एक देव असुर संग्राम हुआ था, देवताओं के बीच में और असुरों के बीच में, और उनके अनुयायियों के मध्य एक संग्राम हुआ था, एक लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में क्या हुआ, आगे अविनाश चंद्र ये कहते हैं, अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि इस देव असुर संग्राम के अंदर देवता वर्ग जीता। वो हर बार जीतता है देवता तो, क्योंकि अच्छाइयों को हमेशा जिताया जाता है और बुराइयों को हमेशा हराया जाता है, ताकि जनता में ये संदेश जाए कि बुराई नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छाई करनी चाहिए। अब यहाँ पे अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि देव असुर संग्राम हुआ, और इस संग्राम के बाद में असुर हारता है, वो पलायन करता है। और कहते हैं कि अविनाश चंद्र कहते हैं कि यहाँ से असुर पलायन करके और ईरान की साइड चले जाते हैं, और देवता लोग जो थे वो यहीं पे रहे। फिर आगे क्या कहते हैं? आगे ये कहते हैं कि असुर जो ईरान की तरफ चले गए, असुर मतलब राक्षस, वो ईरान की तरफ चले गए, उन्होंने अपना देवता जो है वो अहूर मजदा को बनाया, और उन्होंने अपना धार्मिक ग्रंथ जैन अवेस्ता लिखा था। तो जैन अवेस्ता की तुलना ऋग्वेद से की जाती है, अहूर मजदा की तुलना आपके ऋग्वेद के देवताओं से की जाती है, और जो यहाँ पे रह गए देवता वो सारे के सारे आर्य कहलाए। ये देव असुर संग्राम के आधार पर अविनाश चंद्र दास जो है वो आपके इस बात को लिखते हैं कि आर्य लोग हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। इस बात को हमें है वो स्पेशली ध्यान रखना है। अब अपन इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेना देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम, देवता जो है वो जीते, असुर पराजित हुए। असुर क्या हुए? पराजित हुए। पराजित असुर कहाँ गए? ईरान गए। लिखते रहना साथ में, असुर ईरान की तरफ गए। अहूर मजदा असुरों का देवता बना, असुरों का देवता बना, और जैन अवेस्ता असुरों का ग्रंथ बना। असुरों का ग्रंथ, ठीक है। और ये जो लोग थे देवता लोग, ये यहीं पे रहे। यहीं पे रहने का मतलब ये था कि ये सप्त सैंधव में ही रहे, सप्त सैंधव में रहे। ऋग्वेद लिखा, ठीक है, ऋग्वेद लिखा, और वरुण वगैरह इनको अपना देवता बनाया, ठीक है। अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे? वरुण देवता। अब इसको आप ऐसे लिखना कि मैं आगे लिख रहा हूँ, आपको इसमें सब सिंपल सी बात लिखनी है कि अविनाश चंद्र दास, देखो ये मत किसका है? ये मत है अविनाश चंद्र दास, अविनाश चंद्र दास। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, रिटन, किताब का नाम था
ऋग्वेदिक इंडिया, ऋग्वेदिक इंडिया, ठीक है। अविनाश चंद्र दास व संपूर्णानंद, ये दोनों इस मत के प्रतिपादक थे। इन्होंने क्या लिखा, आप क्या लिखोगे, आप भाषा कैसे दोगे कि अविनाश चंद्र दास ने अपनी पुस्तक ऋग्वेदिक इंडिया तथा संपूर्णानंद ने देवासुर संग्राम का जिक्र करते हुए यह मत दिया है। इनके अनुसार देवताओं और असुरों के युद्ध में देवता जीते, असुर पराजित हुए। देवता जीतने के बाद सप्त सैंदो प्रदेश में रहे और इन्होंने ऋग्वेद लिखा, वरुण देवता बने इनके। और भी बहुत सारे देवता आगे और जिक्र करेंगे धार्मिक जीवन में। तथा हारने के बाद असुरों ने ईरान की तरफ, पश्चिम की तरफ पलायन किया। इनके देवता अहुर मजदा बने और इनकी धार्मिक पुस्तक जैन अवेस्ता बनी। साहित्यिक विवरणों के आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है सप्त सैंदो प्रदेश का। अब बात ये आती कि सप्त सैंदो प्रदेश के अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती थी, कौन कौन से क्षेत्र आते थे, ठीक है। तो सप्त सैंदो नाम से परिचित है कि यहाँ पे 7 नदियाँ थी। कितनी? 7 नदियाँ। एक तो थी सिंधु, ये मेन नदी थी। दूसरी थी इधर वाली सबसे लास्ट वाली सरस्वती, ठीक है, ये तो 2 हो गई। अब आपके तीसरी नदी अब थी रावी। रावी को हम कहते हैं पुरुषणी। चौथी नदी चिनाब, चिनाब को कहते हैं हम अस्किनी। ठीक है। 5वीं नदी व्यास, व्यास को हम कहते हैं विपाशा। 6ठी नदी झेलम, झेलम जिसे हम कहते हैं वितस्ता। और 7वीं नदी सतलज। हम क्या, सॉरी, ये पुरुषनी, विपाशा, अस्किनी, वितस्ता, सतुद्री, ये नाम सॉरी ऋग्वेद के है ना। हम कहते हैं सतलज, सतुद्री। मैंने मेरे हिसाब से थोड़ा उल्टा बोल दिया, ठीक है। ये 7 नदियों का जो क्षेत्र था, लिख लो आप आराम से, ठीक है। पुरुषनी, रावी, अस्किनी, चिनाब, ठीक है। वितस्ता, झेलम, सिंधु, विपाशा, व्यास, सतुद्री, सतलज, ठीक है। सरस्वती, सरस्वती की फिर कुछ सहायक नदियाँ भी थी, अपाया, दृष्ट ज्योति वगैरह। ये 7, हालांकि कुछ विद्वान इन 7 नदियों के नामों पर भी कन्फ्यूज़न है। कुछ कहते हैं कि कुबरा, गोमल भी शामिल थी, कुछ कहते हैं कि यही थी। तो मोटे मोटे तौर पे यही माना जाता है। तो सप्त सैंदों में हमारे प्रश्न क्या क्या बनते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यह मत दिया किसने, ठीक है। दूसरी बात, ये मत देने से पहले इन्होंने किस बात का हवाला दिया है, वो देवासुर संग्राम का। ऋग्वेद में सप्त सैंदो प्रदेश के लिए क्या नाम यूज़ हुआ है, देवकृत योनि। और चौथी बात, सप्त सैंदो प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो ये सारे क्षेत्र आप लिख लोगे, ठीक है। तो यह पहला मत था जो ये कह रहा था कि आर्य लोग जो है वो भारत के ही थे, बाहर से नहीं आए थे, ठीक है। अब अपन देखते हैं इनका दूसरा मत। अब सप्त सैंदो प्रदेश का कहने वाले लोग थे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये देवी का प्रदेश, ठीक है। देवी का प्रदेश आया हुआ विद्यार्थियों मुल्तान के अंदर। मुल्तान है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और देवी का प्रदेश का जो मत था, ये डॉक्टर DS त्रिवेदी ने दिया था। किसने दिया था? DS त्रिवेदी का मत। और इसने कहा था कि मुल्तान के पास में देवी का नदी है और इसके किनारे ये लोग रहते थे, ठीक है। देवी का नदी के किनारे रहते थे। ये एक मत आ जाता है, ठीक है। तो मैप में अगर देखें तो ये क्षेत्र भी मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे याव्यावती, गोमती, भलाना, यहाँ पे आप ऐसे मान के चलिए कि
कि ये जो मुल्तान क्षेत्र है ये यहाँ के आसपास कहीं है। तो इस क्षेत्र के ये लोग थे। सप्त सिंधु वाले तो आपने देख ही लिए पहले ही, ठीक है। अब देखिए और कौन कौन से मत हमारे पास में हैं जो काफ़ी एक प्रकार से बताए जाते हैं। तीसरा बताया जाता है ब्रह्म ऋषि देश, ठीक है। ब्रह्म ऋषि देश। अब देखिए इसमें अगर मैं ब्रह्म ऋषि देश की बात करूं तो आप एक बार वापस थोड़ा मैप देखिए, ठीक है। ब्रह्म ऋषि देश में ये माना जाता है इधर से ये लगभग सरस्वती से लेकर और ये पूरा जो एरिया है इस पूरे क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि देश माना जाता है। तो सरस्वती और दृष्टवती के बीच का और आसपास का जो एरिया है इसे ब्रह्म ऋषि देश माना जाता है। और यहाँ पर बाद की अगर मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन ये सारे महाजनपद हुए। तो इन महाजनपद वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्रह्म ऋषि देश बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रह्म ऋषि देश के बारे में ये तो सीधा सवाल ये भी आता है कि ब्रह्म ऋषि देश में कौन सा क्षेत्र है? तो कुरुक्षेत्र, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, ये सूरसेन, महाजनपद के जो सूरसेन क्षेत्र, ये पूरा जो क्षेत्र था विद्यार्थियों, इस क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि प्रदेश में रखा जाता है, ठीक है। तो सरस्वती नदियाँ व दृष्टवती यहाँ की मुख्य नदियाँ थी, ये पंडित गंगानाथ झा का मत है, गंगानाथ झा का मत है, ठीक है। तो इसमें ये तीन बातें ध्यान रखनी है कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है, ये मत देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो और इसके साथ साथ आपके इसे अंतर्वेदी भी बोलते हैं ना, अंतर्वेदी क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में चौथा मत जो आता है वो आता है कश्मीर का, कि इनकी उत्पत्ति जो है वो आपके ये आर्य लोग कहाँ के रहने वाले थे? कश्मीर के रहने वाले थे। ऐसा जो है वो आपके बताते हैं एल डी कल्ला, ठीक है। कौन बताते हैं? ये एल डी कल्ला का मत है, एल डी कल्ला का मत है, ठीक है। तो एल डी कल्ला का मत आ जाएगा। उसके बाद में एक पांचवा मत और भी है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, वैसे नॉर्मल मत है तो अपन लिख लेते हैं इसको भी यहीं पे। पांचवा मत मध्य देश। कौन सा? मध्य देश। मध्य देश का मतलब हो गया कि मध्य प्रदेश और ये क्षेत्र पूरा विंध्याचल का क्षेत्र, विंध्य, एमपी, ये एरिया पूरा, अरावली वगैरह ये एरिया, ये दिया राजबली पांडे ने। किसने दिया? राजबली पांडे, ये इनका मत था। तो मध्य देश का सिद्धांत राजबली पांडे देते हैं। और ये पांच मत हैं जो कहते हैं कि आर्य लोग भारत के मूल निवासी थे, बाहर से नहीं आए थे। तो पांच कौन कौन से हो जाएंगे? एक सप्त सिंधु प्रदेश हो जाएगा, दूसरा आपके फिर पास में मुल्तान हो जाएगा, ऊपर कश्मीर आ जाएगा, नीचे ब्रह्मावत प्रदेश आ जाएगा और पांचवा आपके मध्य देश आ जाएगा। तो अगर अपन उसको मैप से देखें थोड़ा सा तो हमारे क्लियर हो जाता पूरा। ऐसे एक मत यहाँ का है, दूसरा यहाँ का है, तीसरा ऊपर का है, चौथा यहाँ का है और पांचवा यहाँ का है। ये पांच मत आते हैं भारत के संबंध में, ठीक है। तो कुल पांच मत भारत के पड़ते हैं यहाँ के। अब बात आती है कि भारत का तो हो गया, अब बात करते हैं आर्कटिक का। ये मत दिया किसने? ये मत दिया है हमारे बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो अब देखिए आर्य कहाँ से आए? आर्कटिक से आए, ये दूसरा मत। आर्कटिक या हम इसको उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं, ठीक है। अब तिलक क्या कहते हैं? तिलक ये कहते हैं कि पहली बार
जब वो मांडले जेल में थे 1908 से 1914 के बीच में, तब उन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक लिखी थी, जिसे हमने तिलक में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, और आधुनिक भारत के अंदर और फर्स्ट पेपर के अंदर। तो आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज जो पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने लिखा है कि ऋग्वेद में एक जगह लिखा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो उस क्षेत्र के निवासी थे जहाँ पर आपकी दीर्घकालिक दिन और दीर्घकालिक रातें, मतलब ये कहना चाह रहे थे कि हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर आपके 6-6 महीने की दिन रात होते हैं, और 6 महीने की दिन रात विद्यार्थियों भूगोल के अनुसार केवल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ही होते हैं। इस बेस पे है वो तिलक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दीर्घकालिक ऊषा का देश जो है वो उत्तरी ध्रुव है, तो निश्चित रूप से आर्य यहाँ से आए होंगे। फिर आगे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, तिलक ने, मैंने कहा इंटरप्रिटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तिलक ने ये निष्कर्ष निकाला कि हिम प्रलय आया होगा। हिम प्रलय का मतलब ये होता है कि जब बड़ी मात्रा में बर्फबारी हो, ठीक है, हिम मतलब बर्फ, एक प्रकार से बर्फ जनित आपदाएं जो होती है वो होती है, तो फिर क्या व्यक्ति वहाँ रह नहीं सकता। हिम प्रलय आया होगा और ये लोग वहाँ से स्थानांतरित होकर यूरोप आए होंगे, और यूरोप से फिर आगे बढ़ते बढ़ते एशिया पहुँचे होंगे, मतलब भारतीय क्षेत्रों में आए होंगे, ऐसा मत है वो तिलक देते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन क्या याद करने वाले हैं, अब तिलक ने अपनी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास में आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र को बताया है। ठीक है, बताया, ये बात हो गई। दूसरी बात, किस बेस पे कहा है कि वेदों में उल्लिखित हैं, इसका आधार क्या है। वेदों में उल्लिखित दीर्घकालिक ऊषा काल अर्थात दिन व रात की अवधि अधिक, ठीक है। ये बात कहीं वेदों में लिखी है कि वेदों में लिखा है कि हमारे पूर्वज उन क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पर दीर्घकालिक ऊषा काल है, तो इसका इंटरप्रिटेशन तिलक ने इस बेस पे किया है कि ये उन क्षेत्रों के निवासी होंगे जहाँ पर दिन और रात की जो अवधि है वो बहुत अधिक होगी, तो डेफिनेटली ये आपके उत्तरी ध्रुव के निवासी होंगे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के होंगे, ऐसा तिलक ने इंटरप्रिटेट किया है। फिर तिलक ने क्या कहा कि फिर ध्रुवों में हिम प्रलय हुआ होगा, ध्रुवों में हिम प्रलय हुआ होगा, और हिम प्रलय के बाद में आर्य लोग विस्थापित होकर यूरोप आए होंगे, और यूरोप से विस्थापित होकर भारत आए होंगे। ये तिलक ने इंटरप्रिटेशन किया है, ठीक है। तो आर्कटिक का मामला यहाँ पे पूरा हो जाता है, और आर्कटिक के बाद में विद्यार्थियों नंबर आता है यूरोपियन देश का, ठीक है। अब अपन देखते हैं यूरोपियन के बारे में। आर्कटिक हो गया, अब आते हैं यूरोप के ऊपर। अब कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि आर्य लोग जो है ये आपके यूरोप के निवासी थे। कहाँ के थे? यूरोप के थे। और यूरोप में कहाँ से थे? तो अब यहाँ पे कई सारे मतांतर और आएंगे यूरोप के, ठीक है। यूरोप में किसका क्या क्या मत था, अपन एक एक का मत चेक करते हैं। सबसे पहला मत आया यूरोप की, अगर मैं बात करूँ तो कि हंगरी
हंगरी जो कि आपके यहाँ पे डैन्यूब नदी भी है और डैन्यूब नदी के किनारे आया हुआ है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। गाइल्स ने यह मत दिया था कि ये लोग आपके हंगरी से आए थे। ठीक है, ये सीधे सीधे सवाल आते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आता। और इसके बेस कारण क्या बताया इसने? कारण ये बताया कि हंगरी के लोग भी समुद्रों से परिचित नहीं थे और आर्य लोग भी समुद्रों से परिचित नहीं थे। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि आर्य लोगों का समुद्रों से परिचित था। मैं आपको इसके बारे में आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। तो एक तो बात ये हो गई। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा मत आया वो आया आपके पेंका व हर्ट का मत। पेंका व हर्ट, ये दोनों जर्मनी के थे और जर्मन थे ये। और इन्होंने मत क्या दिया था कि आर्य स्कैंडिनेवियन कंट्री से आए थे। स्कैंडिनेवियन कंट्री में स्कैंडिनेवियन जाति है जो कि कहाँ रहती है? नॉर्वे, डेनमार्क, है ना, स्वीडन, ये उस क्षेत्र की बात कर रहा है। इसके स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते। आर्य यहाँ से आए थे, ऐसा इन्होंने बोला, पेंका व हर्ट ने। ऐसा किस बेस पे बोला है? ऐसा बोला है कि शारीरिक संरचना जो है ये दोनों की एक जैसी है। ठीक है, कि स्कैंडिनेवियन कंट्री के लोगों की संरचना और वैदिक आर्यों की जो संरचना थी, जो कब्रों से जो बातें लिखी हुई है उनके बारे में, तो डेफिनेटली ये एक हो गया। हालांकि अभी नए रिसर्च ये आए हैं कि भारत के अंदर जो भी आर्य लोग हैं, मतलब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह सबको आर्य माना गया है। इनके जो इन्होंने डीएनए का जब टेस्ट हुए हैं वर्तमान में, तो ऐसा सामने आया है कि इनका किसी का भी यूरोपियन से कोई डीएनए मैच नहीं करता। तो यूरोपियन से जब इनका कोई मैच नहीं करता तो ये यूरोपियन वाले सारे मत फेल हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यूरोपियन के अंदर जो भी नस्ल है वहाँ पे, चाहे अल्पाइन हो, काकेशियन हो, उनकी नस्लों का और भारतीय नस्लों का डीएनए मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये यहाँ से तो नहीं आए। ठीक है, ऐसे भी वैज्ञानिक निष्कर्ष अभी वर्तमान में कई सारे आए हैं, लेकिन हमें तो इनको याद करना ही है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब कुछ विद्वान ये कहते हैं कि रूस से आए हैं। कहाँ से? रूस से आए हैं। तो रूस में कहने वाले विद्वानों में सबसे अहम नाम आता है आपके नेहरिंग का। नेहरिंग का नाम आता है, वह गॉर्डन चाइल्ड का आता है। ठीक है, तो गॉर्डन चाइल्ड व नेहरिंग ने जो मत दिया वो किसका दिया था कि आर्य लोग कहाँ से आए थे? रूस से आए थे। ठीक है, और इन्होंने किस बेस पे कहा? इन्होंने कहा कि यूक्रेन जो कि दक्षिणी रूस में था उस समय, कौन सा क्षेत्र? यूक्रेन, जो कि आपके किसका भाग है? रूस के दक्षिण में स्थित है, दक्षिणी रूस। इन्होंने कहा कि यूक्रेन के आसपास आपके एक त्रिपोल्ज शहर है। यूक्रेन के त्रिपोल्ज शहर में, त्रिपोल्ज शहर से मिले, शहर से मिले मृदभांड। अब ये मृदभांड वैदिक सभ्यता से मैच कर रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है कि ये इस क्षेत्र के रहने वाले हो, यूक्रेन के रहने वाले हो, ऐसा इन्होंने माना। ठीक है, और मॉर्गन आए, उन्होंने कहा कि साइबेरिया से आए होंगे। साइबेरिया और यूक्रेन दोनों उस समय रूस में ही थे। साइबेरिया तो खैर आज भी रूस में ही है और यूक्रेन स्वतंत्र देश हो गया है। ठीक है, तो ये रूस में मानते हैं। तो हंगरी, स्कैंडिनेवियन, रूस, ये तीन कहने वाले आते हैं। और ये सारे के सारे जो मत है विद्यार्थियों, ये थे आपके एशिया के नहीं बल्कि यूरोप के मत। और अब हम लास्ट में आ जाते हैं कि एशिया के अन्य भागों से आए थे। ठीक है, तो एशिया के अन्य भागों से आए थे, तो ये कहाँ से आए थे उसके बारे में हम सबसे लास्ट में आज देख लेते हैं, फिर अगली क्लास हम कल करेंगे। एशिया के भागों से, अन्य भागों से। ठीक है, एशिया के अन्य भागों से। अब देखो इसमें कौन कौन से मत हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात विद्यार्थियों जो इसमें हमें ध्यान रखनी वो ये कि एक मत आया था तिब्बत का, तिब्बत से आए थे। ये मत दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, हाँ तो ठीक है ना, तिलक ध्रुवों पे ले गए हैं, तो दयानंद सरस्वती तो तिब्बत तक लेके आ गए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दयानंद सरस्वती। क्योंकि इन्होंने कहा कि जिस दीर्घकालिक ऊषा ठंड की बात की जा रही वो तिब्बत में भी होती है,
तो ये तिब्बत के ही होंगे। वह पारजिटर महोदय, ये पारजिटर आपके पुराणों पर काम करने वाले विद्वान थे। इन दोनों ने इस मत का प्रतिपादन किया था, तिब्बत का। दूसरा जो मत आता है वो आता है मध्य एशिया का। किसका? मध्य एशिया का मत आता है। ये सबसे अहम मत था विद्यार्थियों, ठीक है। ये एक आए थे विद्वान जी.जे. रोड्स। क्या नाम था? जी रोड्स। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मध्य एशिया का सिद्धांत दिया था। ये दिया था 1820 में। ने आर्यों को बैक्ट्रिया के निवासी बताया था। बैक्ट्रिया प्रदेश के निवासी बताया, ठीक है। अब देखो आपके दिमाग में होगा नहीं बैक्ट्रिया प्रदेश किसे कहते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये अपन मैप पे आते हैं, वर्ल्ड पे। देखिए विद्यार्थियों, ये जो इलाका है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को बैक्ट्रिया प्रदेश कहते हैं। ऐसा क्षेत्र है जो आपके मुस्लिम कंट्री वर्तमान में रूस का दक्षिणी भाग, यहाँ पे कभी आपके यूँ कहिए कि यूनानियों ने शासन किया था। यूनानी जो बैक्ट्रिया प्रदेश से आए थे, बैक्ट्रिया एक क्षेत्र यूनान में भी है, उन्होंने यहाँ शासन किया था, इसलिए इसको पूरे को आज भी बैक्ट्रिया राज्य ही कहा जाता है। आज मतलब इतिहास के अंदर बैक्ट्रिया से जस्ट नीचे का क्षेत्र जो है उसे हम कहते हैं यवन। क्या कहते हैं? यवन प्रदेश। हम जब भारत का इतिहास और आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल से समझाऊंगा कि बैक्ट्रिया और यवन में क्या फ़र्क है। ये यवन क्षेत्र भी वही था जब यूनानियों ने इसके ऊपर भी शासन किया। तो कई बार आता है कि भारत में पहला यवन आक्रमण कब हुआ और यूनानी आक्रमण कब हुआ और बैक्ट्रिया का आक्रमण कब हुआ, ये बातें हम आप समझेंगे आगे। और ये है यूनानी क्षेत्र, ठीक है, सॉरी, ये पूरा यूनान, यवन, बैक्ट्रिया, ये तीनों अलग अलग क्षेत्र हैं। इसको अपन आगे डिटेल से समझने वाले। अभी आप इतना ही समझिए कि आर्य बैक्ट्रिया के निवासी थे। ये सबसे पहले जे.जी. रोड्स ने बोला था और उसके बाद में फिर आपके मैक्स मूलर ने, किसने? मैक्स मूलर ने 1859 में आर्यों की एशियाई उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। आर्यों की एशियाई उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, ठीक है। ये आपके मैक्स मूलर का, रोड्स का नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। और अन्य कौन कौन से भाग थे जहाँ से है वो मध्य एशिया के भाग, जहाँ से विद्वान कहते हैं कि ये लोग आर्य लोग थे। अब कुछ ये कहते हैं कि मध्य एशिया में कैस्पियन सागर से आए थे, ठीक है, जो कि हम मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। और ये सेयस ने कहा था। किसने कहा? ये सेयस ने कहा था। ये बस सुमिलित करो में ऐसे कैसे छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं परीक्षा के अंदर। एक है किर्गिस्तान, जो कि सबसे मान्य मत है, ठीक है, मध्य एशिया का ही है ये भी। ब्रेंडेस्टाइन, किसने कहा? ब्रेंडेस्टाइन ने कहा था किर्गिस्तान का। उसके बाद में तीसरा आता है पामीर का पठार। ये कहा एडवर्ड मेयर ने, जो कि भारत के जस्ट ऊपर ही आया हुआ पामीर का पठार। तो ये मेयर थे और कीथ थे और ओल्डनबर्ग थे, इन लोगों ने पामीर का पठार कहा, ठीक है। पामीर का पठार, तिब्बत जो है ये पामीर के पठार का एक छोर ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, पामीर का पठार। इसके अलावा आपके काला सागर, काला सागर कहा था बेनके ने। किसने कहा? बेनके ने। एक आता है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। ये कहा आपके मोल्टजे और हर्जफील्ड, मोल्टजे व हर्जफील्ड ने। तो ये आपके कुछ मध्य एशिया के और मत थे, ठीक है। ये मत सर्वमान्य है मध्य एशिया का,
ठीक है। मध्य एशिया का जो मत है ये सर्वमान्य मत है, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये था हमारे आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, परिचय हो गया। सॉरी, अब कल का जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इनका विस्तार कैसे हुआ, कालक्रम क्या रहा, और थोड़ा और बढ़े तो फिर विभाजन समझ लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते